तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू प्रिवेंट अ डीसी रिटर्न बिटवीन सोर्स एंड लोड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़। सोर्स और लोड के बीच में डीसी को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, टू प्रिवेंट अ डीसी रिटर्न बिटवीन सोर्स एंड लोड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़। तो किसको यूज़ करना है? रेजिस्टर बिटवीन सोर्स एंड लोड, इंडक्टर बिटवीन सोर्स एंड लोड, कैपेसिटर बिटवीन सोर्स एंड लोड। तो देखो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर जो होता है वो ऑफर करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो वो सप्लाई को आगे जाने नहीं देगा। सप्लाई को आगे जाने वो नहीं देगा, तो इसका मतलब जो डीसी है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ बेस करंट ऑफ 10 म्यू एम्पियर, तो बेस करंट जो है वो कितने की है? 10 म्यू एम्पियर की है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन कॉमन एमिटर? तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखते हैं? आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से हमारे पास आई सी की वैल्यू कितनी बन गई? ये बन गई बीटा आई बी। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 है, ये हो गई 100। और आई बी की वैल्यू कितनी हो गई? 10, है ना, 10 म्यू एम्पियर हो गया। तो ये 10 म्यू एम्पियर है, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ मेगा हर्ट्ज? तो इनमें से कौन सा ऑसिलेटर जो है वो मेगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के लिए सूटेबल होता है? किसके लिए पूछ रहा है? मेगा हर्ट्ज के लिए। तो एलसी ऑसिलेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं मेगा हर्ट्ज के लिए। एलसी ऑसिलेटर जो होते हैं आर यूज्ड फॉर मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। एलसी ऑसिलेटर, तो आर सी फेज शिफ्ट है ये, यहाँ पर लिखा है वीन ब्रिज और यहाँ पर लिखा है हार्टले। तो हार्टले जो हो गया वो एलसी ऑसिलेटर में आ गया। हार्टले जो आ गया वो किस में आ गया? एलसी ऑसिलेटर में आ गया। तो ओनली एलसी ऑसिलेटर्स आर यूज्ड फॉर मेगा हर्ट्ज रेंज। यहाँ पर जब मैं आरसी फेज शिफ्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो आरसी से मिलेगा। वीन ब्रिज में भी कहाँ से मिलेगा? आरसी से मिलेगा। हार्टले में किससे मिलेगा? एल और सी से मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से कॉलपिट है जो, उसमें भी एल और सी से मिलेगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द इनपुट टू द आइडियल कंपेरेटर शोन, इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टाइम पे करेंगे, अभी इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। If half wave diode circuit using ideal diode has an input voltage 20 sin omega t, हाफ वेव डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो उसका इनपुट है वो आ रहा है वी इनपुट, तो वो आ रहा है 20 साइन ओमेगा टी। तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो ये होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जो वी नॉट है, ये वी नॉट, इस वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो हमें पूछा है एवरेज और आरएमएस वैल्यू। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज वो कितनी होती है? वो होती है वी नॉट अपॉन पाई। तो वी नॉट कितना है? वो है 20 और अपॉन ये पाई। तो ये तो हो गया डीसी वोल्टेज, यही किसके बराबर होती है? एवरेज वोल्टेज के। तो आंसर आ गया ये। फिर हमें पूछा है कौन सा आरएमएस वैल्यू, तो वी आर एम एस किसके बराबर होता है? हाफ वेव के लिए वो बराबर होता है वी नॉट अपॉन 2। तो वी नॉट कितना है? 20 है, अपॉन 2 कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 10। तो हमारे पास सही आंसर आ गया 20 अपॉन पाई और 10। तो 20 अपॉन पाई और 10 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन आर सी कपल्ड एम्पलीफायर हैज़ एन ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन यानी कि ए वी की जो वैल्यू है वो दी है 200 एंड अ लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज एफ एल, ये हमें दिया है 50 हर्ट्ज। इफ अ नेगेटिव फीडबैक बीटा, इसकी वैल्यू दी है 0.1 इज यूज, द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विल बी। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बतानी है, तो एफ एल ये गेन के साथ है, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन 1 प्लस बीटा, और ये हो जाएगा कितना? ए बी, 1 प्लस ए बी, है ना। ये फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हमें दी हुई है 50 अपॉन 1 प्लस 0.1, ये 0.1 यूज़ किया, 0.1 मतलब फीडबैक फ्रैक्शन हो गया, और ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 200 दी है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 50
अपॉन ये हो जाएगा 1 + 20, ये हो जाएगा 50/21। तो 50/21 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 2.38 हर्ट्ज। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फिगर V1 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। V1 जो है उसकी वैल्यू 8 वोल्ट है और V2 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है। विच डायोड विल कंडक्ट, तो इनमें से कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है 8 वोल्ट का और यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है 4 वोल्ट का। तो 8 वोल्ट वाला जो है वो डायोड कंडक्ट करेगा और 4 वोल्ट वाला जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा नहीं। तो यहाँ से इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से कंडक्ट करेगा तो यहाँ से D1 जो है वो कंडक्ट करेगा। तो D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसकी वोल्टेज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई तो ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। जो ये वाला है, ये 4 वोल्ट वाला, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी KVL से, तो अकॉर्डिंग टू KVL, तो KVL के अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी D1 के लिए, वो लिखी जाएगी 8 माइनस, यहाँ 1 ओम का है तो ये हो जाएगा I, और फिर यहाँ से जो करंट आएगी I2 इसमें से जाएगी, और ये वाला रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा -I2। यहाँ पर करंट को फ्लो करा दो I1, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी I2। तो I2 और इनटू रेजिस्टेंस कितने का, 1 ओम का, और ये किसके बराबर हो गया, 0। ये कंडक्ट करेगा नहीं क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाएगा इस वाली करंट के लिए, ये रिवर्स बायस हो जाएगा इस वाली करंट के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो इस हिसाब से, और यहाँ पर जो वोल्टेज आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज आ जाएगा 4 वोल्ट का। ये वाला जो वोल्टेज है ये 4 वोल्ट का आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर निकल जाएगा। तो कंडक्ट कौन करेगा, D1 कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द लोड इम्पिडेंस ZL ऑफ C एम्पलीफायर। तो C एम्पलीफायर मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और उसमें R और L सीरीज में है। द फेज, C एम्पलीफायर के अंदर जो फेज डिफरेंस आता है, C एम्पलीफायर के अंदर फेज डिफरेंस जो आता है वो 180 डिग्री आता है अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और अगर RL लगे हुए हैं तो उस केस में 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा पर 270 से कम आएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, 270 से कम आएगा। एक चीज़ ये हो सकती है, आप C एम्पलीफायर देखते ही आंसर लगा दो कितना, 180 डिग्री। पर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी लगाए। अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो उस केस में आप आंसर लगा देते 180 डिग्री, पर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी लगाए तो उस केस में क्या होगा, जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा पर 270 से क्या होगा, कम होगा। तो सही आंसर क्या आएगा, D आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज A, गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज A, देन द इनपुट इम्पिडेंस एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द क्लोज लूप एम्पलीफायर। तो ये करंट एम्पलीफायर है ना, करंट शंट एम्पलीफायर, करंट शंट एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर जो होते हैं, करंट शंट एम्पलीफायर। तो इसमें क्या होता है कि जो इनपुट इम्पिडेंस है वो इनपुट इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाता है, पहला। दूसरा, यहाँ पर इसको आपको करना है मिलर्स थ्योरम से सॉल्व। इस क्वेश्चन को आपको किससे सॉल्व करना है, मिलर्स थ्योरम से। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, मिलर्स थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू मिलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिलर्स थ्योरम, मिलर्स थ्योरम, तो मिलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट निकालना है Z0 पर। तो Z0 जो है वो इसका वो बराबर होगा Z/1 - 1/A। A जो है वो गेन है इसका, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZA/Z-1, ZA/A-1 सॉरी, A-1। तो पहला तो गलत हो गया, यहाँ पर ये सही है। और जो इसका इनपुट इम्पिडेंस होगा वो होगा Z/A-1। तो इनपुट इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, Z/A-1। तो ये इसका इनपुट इम्पिडेंस हो गया। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, ये है किसका क्वेश्चन, गेन ऑफ -1000 एंड फीडबैक फैक्टर। इसको आगे करेंगे, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट्स आर। मिनिमम और मैक्सिमम लोड करंट पूछे। अब यहाँ पर ये लगाए जीनर डायोड, ये क्या लगाया, जीनर डायोड लगाए, जीनर डायोड, जीनर डायोड लगाए। तो इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम करंट बताना है। तो मिनिमम करंट क्या होगी, जब RL की जो वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 टू इनफाइनाइट जा रही है। तो व्हेन लोड रेजिस्टेंस, व्हेन RL इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जब RL इनफाइनाइट होगा तो उस केस में IL क्या होगा, वो होगा VZ/RL।
वी जेड की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, और आर एल कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि लोड करंट मिनिमम हो गई, ये कितनी हो गई 0। और जब आर एल की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कितनी कर दोगे 100, तो 100 कर दोगे तो आई एल मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा, वो आएगा 12/100। तो 12/100 कर दोगे तो ये 120 मिली एम्पियर आ जाएगा, 120 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। तो सही आंसर आ जाएगा आपके पास 0 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर वीईबी, वीईबी यानी कि ये वाला वोल्टेज दिया है, तो वीईबी इक्वल्स टू 0.6 वोल्ट, और बीटा की जो वैल्यू है वो है 99। वीसी एंड आईसी, वीसी और आईसी की वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ पर लोड, ये जो लाइन है इसको यूज़ करना है केवीएल को, तो केवीएल को यूज़ करोगे तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वीसी, यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस आई सी आर सी, और यहाँ पर ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई बी आर बी और माइनस वी बी ई इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा वी सी माइनस वी बी ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर सी प्लस आर बी अपॉन बीटा और इनटू आई सी। मैंने क्या करा है, बीटा इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू डाल दी आई सी अपॉन आई बी, तो आई बी की जगह लिख दिया मैंने आई सी अपॉन बीटा, तो यहाँ से हमारे पास आई सी की वैल्यू आ जाएगी, और आई सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, वी सी माइनस वी बी ई, वी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर सी प्लस आर बी अपॉन बीटा, आर बी अपॉन बीटा। ये कलेक्टर बाइसिंग है, कौन सी वाली बाइसिंग है, ये कलेक्टर बाइसिंग वाला सर्किट है। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो आई सी इक्वल्स टू, वी सी की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, और वी बी ई की वैल्यू कितनी गिवन है 0.6, तो ये 0.6, आर सी की जो वैल्यू है वो 5.4, आर बी की वैल्यू 400 और बीटा की वैल्यू कितनी है 99, बीटा की वैल्यू 99। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आई सी की 1.98 मिली एम्पियर। सॉल्व कर लेना, मैंने क्यों ये तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1.98 मिली एम्पियर। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। फिर आपको निकालना है वी सी, तो वी सी जो है वो यहाँ रख सकते हो आप वैल्यू, इसमें किसी में भी रख लो। तो वी सी की जब वैल्यू आप रखोगे तो वी सी की वैल्यू, आई सी की जो वैल्यू आ गई है वो यहाँ से यहाँ रख लो आप, और उसके अकॉर्डिंग आई बी भी निकाल लो। तो वी सी की वैल्यू रखोगे तो वी सी का जो आंसर आ जाएगा, ये आई बी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से वी सी का आप आंसर निकाल सकते हो, और वो आएगा 9.3 वोल्ट, 9.3 वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग क्यों है, क्योंकि जो इनपुट है वो कहाँ पर अप्लाई है, नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई है। तो इसका गेन क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर आई, ये इसका गेन होता है। तो वी नॉट निकालना है हमें, इनपुट इम्पिडेंस बताना है, तो इनपुट इम्पिडेंस ये होता है आर आई और ये होता है आर एफ। तो इनपुट इम्पिडेंस पूछा है हमें, तो इनपुट इम्पिडेंस कितना हो गया 10K, तो 10K हमारे पास सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन अ बीजेटी सर्किट अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय एनपीएन ट्रांजिस्टर, यदि बीजेटी सर्किट में एनपीएन को पीएनपी को एनपीएन से ट्रांजिस्टर कर दिया जाए तो नया जो सर्किट है उसको एनालिसिस जब आप करेंगे तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे। पहला है कि ऑल कैलकुलेशन डन अर्लियर हैव टू बी रिपीटेड, तो जो कैलकुलेशन हमने पहले की है उसको रिपीट करना है। दूसरा है रिप्लेस ऑल द कैलकुलेटेड वोल्टेज बाय रिवर्स वैल्यू, जो भी कैलकुलेशन में हमने वोल्टेज की वैल्यू लिखी है उसको हमें रिवर्स कर देना है, यानी कि अगर प्लस लिखा है तो माइनस कर देना है। तीसरा ऑप्शन है कि जो भी हमने करंट की वैल्यू लिखी है उसको प्लस लिखा है तो उसको माइनस कर देना है। और चौथा ऑप्शन है कि करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू को रिवर्स कर देना है, यानी कि प्लस से माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी, यानी कि पीएनपी को जब हम एनपीएन से रिप्लेस करेंगे तो वोल्टेज और करंट जो है उसके साइन जो है रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। To protect the diode in a rectifier and capacitor input filter circuit, it is necessary to use, तो डायोड को प्रोटेक्ट करना है
रेक्टिफायर और कैपेसिटर में एंड कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट, तो इनपुट फिल्टर सर्किट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सर्ज रजिस्टर का यूज़ किया जाए। किसका यूज़ किया जाए? सर्ज रजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द आउटपुट वी नॉट इस, ये आउटपुट हमें बताना है। तो सबसे पहले ये जो है ये इन्वर्टिंग है, यहाँ पर ये जो है ये कौन सा लगा हुआ है? इन्वर्टिंग लगा हुआ है। तो इसका आउटपुट निकाल लो। तो इसका आउटपुट निकालोगे तो वी नॉट अपॉन वी आई इक्वल्स टू माइनस आर नॉट अपॉन आर आई। तो ये कितना है? 1 किलो ओम का है, ठीक है। और यहाँ पर करंट दे रखी है 10 म्यू एम्पियर। तो वी आउटपुट निकाल लो इसका। तो वी नॉट 1 लिख रहा हूँ मैं इसको। तो इसका वी नॉट 1 जो आ जाएगा वो तो 10 म्यू एम्पियर की तो करंट आ गई और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। तो 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -6, तो ये बन जाएगा 10 पावर -2 और ये किसका बनेगा? माइनस का बनेगा, ठीक है। और इसको मिली वोल्ट में मैं लिख लेता हूँ। तो 10 से डिवाइड कर देता हूँ और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा -10 मिली वोल्ट। ये यहाँ का आउटपुट आ गया। इसको लिख दिया मैंने वी नॉट 1। अब ये वाला जो सर्किट है ये है नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि वोल्टेज जो आ रहा है वो प्लस पर आ रहा है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो गेन होता है वो होता है वी नॉट अपॉन वी आई इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। तो वी नॉट कितना हो गया? इसको मैं लिख लेता हूँ वी नॉट 2। तो ये हो गया वी नॉट 2 अपॉन वी नॉट 1। तो वी नॉट 1 की वैल्यू -10 वोल्ट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ की वैल्यू कितनी है? 90 है, 90। तो आर एफ की वैल्यू है 90 किलो ओम और आर आई की वैल्यू है 10। तो ये हो गया 10। तो ये हो गया 10, ये ओवरऑल बन गया 10। तो वी नॉट 2 इक्वल्स टू वी नॉट 1 इंटू 10। वी नॉट 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी? वो आई थी 10 मिली वोल्ट। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। तो -10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -100 मिली वोल्ट। तो सही आंसर आ गया -100 मिली वोल्ट, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ सीई एम्पलीफायर द इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ। सीई एम्पलीफायर में इनपुट इम्पिडेंस किस किस का रेशो होता है? इनपुट इम्पिडेंस मतलब ये आई, आर आई। तो ये रेशो होता है एसी बेस वोल्टेज VBE और जो एसी बेस करंट है, बेस करंट जो कितनी आती है? सी एम्पलीफायर है तो यहाँ पर बेस करंट आती है IB। तो डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। तो AC बेस वोल्टेज टू AC बेस करंट। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया? A आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर अ सिस्टम टू वर्क एज ऑसिलेटर, यदि एक सिस्टम को ऑसिलेटर की तरह काम करना है तो टोटल फेज शिफ्ट ऑफ लूप गेन मस्ट इक्वल टू, तो टोटल जो फेज शिफ्ट है लूप गेन की वो कितनी होनी चाहिए यदि एक सिस्टम को किसकी तरह काम करना है? ऑसिलेटर की तरह काम करना है। तो गेन जो होता है ऑसिलेटर का, तो ऑसिलेटर गेन यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होगा तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ये है। तो ऑसिलेटर में क्या होता है? एक बार आपने इनपुट दिया तो उसके बाद इनपुट आपको देने की ज़रूरत होती नहीं है, यानी कि वी इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पर आउटपुट इसका जो है वो 0 कभी भी नहीं होगा, आउटपुट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 माइनस ए बीटा, इसको किसके बराबर अप्रोच कराना है? 0 के। तो ए बी बीटा ए बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये कब आएगा? या तो 0 डिग्री पर आएगा और या कब आएगा? ये 360 डिग्री पर, है ना। वैसे भी जो ऑसिलेटर है उसके अंदर क्या यूज़ होता है? ऑसिलेटर के अंदर यूज़ होता है पॉजिटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक में जो टोटल फेज शिफ्ट आता है वो 360 डिग्री का आता है। तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 360। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये पता है कि जो पॉजिटिव ऑसिलेटर है उसमें जो ऑसिलेटर है उसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है यूज़ और उसका टोटल फेज शिफ्ट 360 होता है तो डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एम्पलीफायर हैज़ अ लार्ज AC इनपुट सिग्नल, एम्पलीफायर के अंदर लार्ज AC इनपुट सिग्नल है। द क्लिपिंग अकर्स ऑन बोथ द पीक्स, द आउटपुट वोल्टेज विल बी नियरली। तो एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल है, AC इनपुट सिग्नल है। AC इनपुट सिग्नल का मतलब इस तरह से जा रहा है, ऐसे लार्ज है, लार्ज से जा रहा है। और क्लिपिंग अकर्स ऑन द बोथ द पीक्स, ये दोनों कट गए ऐसे। बोथ द पीक्स का मतलब है ऐसे काट दिया, तो इसको ऐसा काट दिया तो ये जो है किसकी तरह बन जाएगी? स्क्वायर वेव की तरह बन जाएगी। तो ये जो है किसकी तरह बनेगी? स्क्वायर वेव की तरह बन जाएगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये लार्ज है, यहाँ पर लार्ज है तो स्क्वायर बन रहा है। अगर ये छोटा होता तो फिर ये ट्राइंगल जैसा दिखता कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ट्रांजिस्टर ऑफ फॉलोइंग फिगर इन SI डायोड
सिलिकॉन का डायोड है तो इसका जो VBE है वो 0.7 होगा, है ना, विद बेस करंट 40 म्यू एम्पियर एंड ICBO 0, यानी कि लीकेज करंट 0 है। VBB बैटरी वोल्टेज दिया हुआ है, RE दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, RB बताना है। तो ये सर्किट को आपको सॉल्व करना है। तो ये वाला सर्किट ले लो, ये वाला। तो ये वाला सर्किट लोगे तो क्या लिखा जाएगा, VBB माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल्स टू 0। ये वाला सर्किट लिया है मैंने। तो यहाँ से RB की जो वैल्यू है वो बनेगी VBB माइनस VBE अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IB। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो। तो VBB की वैल्यू कितनी हो गई, 6, ये 6 वोल्टेज है। VBE की वैल्यू 0.7, सिलिकॉन डायोड है तो ये हो गया 0.7। IB निकालना है आपको। तो IB ये हो गई 20 म्यू एम्पियर, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से RB की वैल्यू आ जाएगी, RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 265 किलो ओम। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा B। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।